तो इस बार टॉपिक दूसरा लेके आ रहे हैं ज्वालामुखी का, कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे फटते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, क्या क्या निकलता है और ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। ज्वालामुखियों से ज़्यादातर प्रश्न परीक्षाओं में फैक्ट संबंधी पूछे जाते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी क्या होता है, वह विवर या वह छिद्र जिससे होकर निरंतर लावा या मैग्मा का उद्गार होता रहता है, वह विवर या वह छिद्र जहाँ से निरंतर लावा का उद्गार होता रहता है या लावा निकलता रहता है या गर्म तप्त तरल मैग्मा निकलता रहता है, ज्वालामुखी कहलाता है। इसके साथ हो सकता है जल वाष्प है, धुआंरा है, गैस है, तमाम तरह के खनिज भी ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत निकलते रहते हैं। अब प्रश्न ये उभरता है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। अब ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी क्या होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जिससे निरंतर उद्गार होता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे कोटोपैक्सी, ये कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वेडोर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दूसरा है, इसके अलावा है स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर में भी कहाँ पर है? सिसिली द्वीप पर। जैसे इसके अलावा है एटना, ये कहाँ पर है? इटली में सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा दूसरा ज्वालामुखी जो है
प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? ऐसा ज्वालामुखी जिससे कभी भी उद्गार होने की संभावना हो। मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो अभी सक्रिय तो नहीं है, मतलब अभी सक्रिय नहीं है, कभी भी सक्रिय हो सकता है, कभी भी सक्रिय हो सकता हो, ऐसा ज्वालामुखी क्या कहलाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। प्रसुप्त जैसे जैसे देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसा होता है? एक बार पुनः फिर देखें, कभी भी उद्गार होने की संभावना, कभी भी उद्गार हो जाए, मतलब अभी उद्गार नहीं हो रहा है, अभी लावा नहीं निकल रहा है, लेकिन कभी भी लावा निकल सकता है, तो ये कैसे हो जाएगा? प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। जैसे नारकोडम, ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। ये कहाँ पर है? भारत में। जैसे जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये कहाँ पर है तुम्हारा? जापान में। जैसे क्राकाताओ, ये भी एक क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जैसे भारत का नारकोडम था, जापान का फ्यूजियामा, क्राकाताओ, तो इस तरह के ज्वालामुखी हैं वो प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। इसमें तीसरा जो प्रकार है ज्वालामुखी का वो शांत ज्वालामुखी है। शांत ना कहूं, मैं कह दूं कि मृत ज्वालामुखी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसमें, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कभी भी उद्गार की, मतलब कभी भी उद्गार की कोई संभावना नहीं हो, कभी भी उद्गार की कोई संभावना न हो, वो मृत ज्वालामुखी। जैसे किस तरह कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद कोई क्रिया नहीं कर सकता, उसी तरह शांत ज्वालामुखी होता है कि एक बार उद्गार हो गया, अगर वो शांत हो गया फिर भविष्य में कभी भी उद्गार की कोई संभावना नहीं होती है। इस तरह का ज्वालामुखी है वो शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, इसके अलावा देवबंद, ये दोनों ही ईरान में आते हैं।
इसके अलावा है माउंट पोवा, यह है तुम्हारा म्यांमार में। ये तीनों ही ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब कुछ तथ्य हैं ज्वालामुखी संबंधी फैक्ट। अब इन फैक्टों से ही प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। जैसे 2016 में यहाँ से एक प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछ लिया गया। एमपीपीएससी ने प्रश्न क्या पूछा पीएससी प्री के एग्जाम में कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो पहला फैक्ट है कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। अब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है तुम्हारा ओजो सडेल। कई बार तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजो सडेल है। और ओजो सडेल की जो ऊंचाई है वो 6885। और ये ओजो सडेल ज्वालामुखी है वो अर्जेंटीना और चिली की क्या है, सीमा पर है। महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब इसके अलावा अन्य जो ज्वालामुखी हैं विश्व के वो देखते हैं कौन कौन से हैं। कोटोपैक्सी, जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं, ये तुम्हारा है इक्वेडोर में। इसके अलावा है ग्वालाटेरी, ग्वालाटेरी के अलावा तुम्हारा है लेस्कर। इतने सारे ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, चाहे मोना लोसा हो, चाहे टकाना हो, माउंट एटना हो इटली का, चाहे वो स्ट्राम्बोली हो। इस तरह के जो ज्वालामुखी हैं ये सभी धरातल पर हैं। इनमें कुछ सक्रिय हैं, कुछ प्रसुप्त भी हैं। तो ये सब तुम्हारे ज्वालामुखी थे। अब ज्वालामुखी से प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव में एक तो लाभ होंगे, एक हानियां होंगी। लाभ क्या होगा? नंबर 1, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा लाभ क्या हो जाएगा?
दूसरा लाभ क्या होगा? झीलों का निर्माण होता है। अब झीलों का निर्माण कैसे होगा? अब झीलों का निर्माण ऐसे होगा कि ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है यहां से। अब ये गर्म तप्त मैग्मा है, इस क्षेत्र में फैलेगा और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा, फैलता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा। तो ये बीच में जो गड्ढा बना, उस गड्ढे में जब वर्षा का जल भरता रहेगा, पानी भरता रहेगा और वही जल एक झील का रूप धारण कर लेगा। तीसरा लाभ होगा बहुमूल्य खनिज। बाहर निकलने लगते हैं। कई अब लावा निकलेगा तो लावा के साथ अनेक धातु हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, लोहा हो, पीतल हो, निकिल हो, अन्य बहुत सारी खनिज धातुएं जो पृथ्वी के गर्भ में छिप हुई हैं, वो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बाहर आ जाती हैं। अब हानि क्या होती है? अब हानि ये होती है कि ज्वालामुखी किसी शहर में फट पड़ा तो हानि में नंबर 1 क्या होगी? जन और धन दोनों की क्या होती है? हानि होती है। इसमें मनुष्य भी मर जाते हैं, शहर व गांव नष्ट हो सकते हैं। ज्वालामुखी फटने से गैसें निकलती हैं, गैसें व धुआं जो जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे हम मनुष्य को हो सकता है कि श्वास की बीमारी हो जाए, एलर्जी हो जाए, हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोन्स को प्रभावित कर दे, तो ये हमको हानियां भी हो जाती हैं। तीसरी हानि होगी ज्वालामुखी समुद्र में फटने से या सागर के अंदर फटने से सुनामी व भूकंप आते हैं। ये हो गया। तो ये तुम्हारा ज्वालामुखी था। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे बाढ़। बाढ़ क्या है? अब प्रश्न ये उभरता है कि बाढ़ क्या है? तो बाढ़
एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक जल के कारण होती है। मतलब बाढ़ क्या है? बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो अत्यधिक जल के कारण होती है। और अत्यधिक जल मतलब अत्यधिक जल का अर्थ क्या होगा? मतलब अत्यधिक जल वहां होगा जहां अत्यधिक क्या होगी? वर्षा होगी। अब जब वर्षा बहुत ज़्यादा हुई और वो वर्षा का जल मनुष्य ने पेड़ काट दिए, वनस्पतियाँ काट दी, पहाड़ी भागों में वनस्पतियों का अभाव है, तो वर्षा का जल सीधा जल बह करके मिट्टी का कटाव करता हुआ वो नदियों में पहुंचता है, तो कारण होती है। जिससे क्या होगा? जब वर्षा का जल नदियों में पहुंचेगा तो जिससे नदियों की अपवाह क्षमता अधिक हो जाती है। अब जब नदियों की अपवाह क्षमता अधिक हो जाएगी, जब नदियों में पानी अधिक जाएगा तो स्वाभाविक वो पानी फैलकर चलेगा। जब वो पानी स्वाभाविक फैलकर चलेगा तो आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाएगा? वो जल भर जाएगा और उस जल भराव के या उस जल भराव को हम बाढ़ कहते हैं। नदियों की अपवाह क्षमता अधिक हो जाती है जिससे वह अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है और वही बाढ़ कहलाता है। अब प्रश्न उठता है, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक जल के या अत्यधिक वर्षा के कारण, वर्षा अधिक होगी तो अब वर्षा अधिक होती है, वर्षा जैसे अधिक हुई तो नदियों की अपवाह क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब नदियों की अपवाह क्षमता बढ़ जाएगी और वही नदियों का जल आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा तो वही स्थिति बाढ़ कहलाती है। अब बाढ़ तो कहला रही है, लेकिन बाढ़ दो प्रकार की हो सकती है। प्रकार, बाढ़ के प्रकार। अब बाढ़ दो प्रकार की कैसे हो सकती है? एक तो प्राकृतिक कारण हो सकता है, दूसरा है मानवकृत बाढ़। बाढ़ के दो कारण हैं। दो कारण क्या हैं? नंबर एक तो प्राकृतिक कारण हो सकता है, दूसरा है मानवीकृत कारण। अब प्राकृतिक कारण कैसा हो सकता है? अब प्राकृतिक कारण में आप देखोगे, अब प्राकृतिक कारण क्या होगा कि वर्षा अचानक ज्यादा हुई, बादल फट गया, वर्षा अधिक हो गई। अब वर्षा अधिक हो जाएगी तो आसपास के क्षेत्र में भर जाएगी, वही जल, वही जो कारण होगा वो प्राकृतिक कारण होगा। मानवकृत कारण क्या होगा? जैसे मनुष्य ने बांधों का निर्माण किया है। अब मनुष्य ने बांधों का जो निर्माण किया है, अब वही बांध अत्यधिक वर्षा के कारण भर जाएगा। जब बांध अत्यधिक वर्षा के कारण भरेगा, वर्षा के कारण अधिक पानी हो जाएगा उसमें। अब अधिक पानी हो गया
तो पानी वो है वो क्या होगा, बांध की क्षमता से अधिक हो गया। जब वो पानी बांध में पानी बांध की क्षमता से अधिक हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बांध टूट जाएगा। और जैसे ही बांध टूट जाएगा तो वो बांध आसपास के क्षेत्रों में क्या कर देगा, आसपास के क्षेत्रों में क्या लाएगा, बाढ़ लाएगा। अब आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ लाएगा, वही जो बाढ़ होगी वो मानव निर्मित बाढ़ होगी। अब प्रश्न ये उभरता है कि भारत में जो आती है तो भारत का कुल कितना एरिया या भारत का कुल कितने प्रतिशत भाग बाढ़ से प्रभावित है, ये प्रश्न ही उभरता है। तो भारत का लगभग 12.5% भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है। अब प्रश्न क्या है, अब भारत का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है क्या। मैंने पढ़ा कि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक जब वर्षा होगी तो अत्यधिक जब वर्षा अधिक होगी तो वर्षा का जो जल नदियों में जाएगा, नदियों में जो पानी जाएगा तो नदी की जो जल अपवाह की क्षमता है वो अधिक हो जाएगा और वही नदी के जल की अपवाह क्षमता आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देगी और वही स्थिति बाढ़ कहलाएगी। बाढ़ दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक कारण, एक मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक बाढ़ क्या हो गया कि बादल का फटना, अब बादल फट गया तो उस क्षेत्र में बहुत विनाशकारी बाढ़ हो गई, बाढ़ आएगी, स्वाभाविक है। दूसरा कारण क्या है कि जैसे नदियों का मार्ग बदलना, जैसे कोसी नदी अपना अपवाह मार्ग बदल लेती है, जब वो नदी अपवाह मार्ग बदलेगी कोसी नदी तो वो मार्ग चेंज करेगी तो मार्ग चेंज में जो भी बदलने में जो भी आसपास के क्षेत्र आएंगे उन क्षेत्रों में पानी भर जाएगा और वही क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न हो जाएंगे। ठीक, अब भारत का कुल भूभाग का लगभग 12.5% भाग प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आता है, बाढ़ से प्रभावित रहता है। भारत का कुछ भाग सूखा से प्रभावित रहता है। तो अब हम बाढ़ को रोकने के उपाय क्या होंगे, बाढ़ को हम रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अब रोकने के उपाय, बाढ़ रोकने के उपाय। नंबर 1, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर दूसरा है खेतों की मेड़बंदी करके, तीसरी बात अत्यधिक वृक्षारोपण करके, चौथी बात वर्षा जल का संग्रहण करके
तो इन सब हम तरीकों को अपना करके हम बाढ़ को रोक सकते हैं। पांचवा इसमें कारण हो सकता है नदियों के अवैध उत्खनन को रोककर। पशु चारण पर नियंत्रण करके। अब पशु क्या करते हैं कि जो मृदा होती है, जो घास होता है, जो पहाड़ी भागों में होता है, वो अत्यधिक पशुओं के चारण से क्या होता है, चर लिया जाता है, भूमि नग्न रह जाती है और वर्षा का पानी कटाव करता हुआ सीधा नदी में जाएगा। एक विनाशकारी बाढ़ में ये भी एक कारण बनता है। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर। तो इससे भी हम बाढ़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि बाढ़ आने के कारण क्या हैं। बाढ़ के कारण ये तो रोकने के उपाय हो गए। अब बाढ़ आने के कारण, बाढ़ क्यों आती है, वैसे मैं चर्चा कर चुका हूं। जैसे बांधों के टूटने से बाढ़ आएगी, बांध टूट गया, इसके अलावा अचानक बादल फट गया, मिट्टी का अत्यधिक कटाव हो गया, अब जंगल रहे नहीं, वृक्षारोपण अत्यधिक है नहीं, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, वर्षा के जल के कुछ भाग को रोक करके वो जल नदियों में धीरे धीरे जाता है, जिससे बाढ़ को नियंत्रण करने में हमें सहायता मिलती है। ठीक, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अब भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या है। अब देखिए, नंबर 1, कोसी जो नदी है बिहार में विनाशकारी बाढ़ लाती है। अब कोसी नदी बिहार में क्या कर रही है, विनाशकारी बाढ़ ला रही है। अब इसलिए कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। कोसी नदी बिहार का शोक। दूसरा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दूसरा क्षेत्र है वो बंगाल है। अब बंगाल में क्या होता है कि दामोदर नदी, हुगली नदी तथा गंगा नदी एवं महानंदा जैसी नदियां बाढ़ लाती हैं। जैसे दामोदर जो नदी है
बंगाल में विनाशकारी बाढ़ लाती है। इसलिए वह बंगाल का शोक कहलाती है। जो दामोदर नदी है, ये नदी बंगाल में बहुत ज़्यादा विनाशकारी बाढ़ लाती है, इसलिए यह नदी बंगाल का शोक कहलाती है। जैसे बंगाल में विनाशकारी बाढ़ तो महानंदा नदी भी ला रही है, गंगा नदी भी ला रही है। गंगा की एक दूसरी शाखा हुगली है, जो बंगाल में जाकर गंगा दो शाखा में बढ़ जाती है, तो वो दोनों ही बाढ़ लाती हैं। जैसे हुगली नदी कोलकाता में बाढ़ लाती है, दामोदर नदी संपूर्ण पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है। महानंदा जो गंगा की बाएं तट की अंतिम जो सहायक नदी है, वो पश्चिम बंगाल में विनाशकारी बाढ़ लाती है। इसके अलावा देखा जाए, असम में जो बाढ़ है, असम में बाढ़ ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियां जैसे तीस्ता, तीस्ता के बाद दिहांग, दिबांग, लोहित आदि नदियां बाढ़ लाती हैं। ये सब नदियां असम में बाढ़ लाती हैं। इसके अलावा जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश को हम देखें कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाने वाली नदियां, या हरियाणा में हम देखें, कुछ हम पंजाब में देखें, मैं बिहार का चर्चा कर चुका हूँ। तो यूपी में जो बाढ़ लाने वाली जो नदियां हैं, एक तो है गंगा, दूसरी यमुना, तीसरे आपकी सरयू या गंडक नदी, इसके अलावा गोमती है। ये जो नदियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सोन नदी, ये भी बिहार और यूपी दोनों जगह बाढ़ लाती हैं। हरियाणा में अगर देखा जाए तो हरियाणा में जो बाढ़ लाती हैं, तो वो नदियों में देखा जाए तो प्रमुख रूप से यमुना नदी हरियाणा में बाढ़ लाती है। हरियाणा में यमुना नदी, पंजाब में अगर देखा जाए, पंजाब में तो एक तो लाती है सतलज नदी प्रमुख रूप से, अगर मैं मध्य भारत में देखूं, मध्य भारत में जो बाढ़ लाती हैं उन नदियों में एक तो आती है तुम्हारी ताप्ती, इसके अलावा नर्मदा, चंबल, तो ताप्ती जो नदी है वो गुजरात में बाढ़ लाती है। नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश और गुजरात में बाढ़ लाती है। चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बाढ़ लाती है।
क्योंकि ये जो नदी है बाढ़ क्यों लाती है, सर्वाधिक क्या करती है, मृदा का अपरदन। हर साल ये हजारों हेक्टेयर भूमि को गहरे खड्डों में परिवर्तित कर देती है। अब ये तो मध्य भारत की बात हो गई। जैसे इसके अलावा एक गोदावरी नदी है। गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र में बाढ़ लाती है। जैसे महानदी ये छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा दोनों में बाढ़ लाती है। जैसे केरल में बाढ़ पेरियार नदी, पेरियार है, पेन्नार है, ये सब जो नदियां हैं ये बाढ़ लाती हैं। इसके अलावा देखा जाए दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं और वो बाढ़ लाती हैं, उनमें प्रमुख रूप से कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है। तो इस तरह की जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत में क्या करती हैं, बाढ़ लाती हैं। ठीक, भारत सरकार के द्वारा बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका उद्देश्य है कि नदियों में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को रोका जाए, जिससे होने वाले हानिकारक प्रभावों में कमी लाई जाए। ठीक, तो ये तो तुम्हारा आज बाढ़ वाला टॉपिक हो गया। सूखा।